अब हम लोग देखेंगे ब्रीदिंग होता कैसे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। लंग्स कहाँ लोकेटेड है? तो जो लंग्स होता है, lungs are located in your chest cavity. चेस्ट कैविटी समझने में कोई दिक्कत? चेस्ट में जो एम्प्टी स्पेस है जहां पे दो लंग्स हमने रख दिया, ये चेस्ट कैविटी किससे बाउंडेड रहता है? इसमें बाउंडेड क्या रहती है? रिब केज। वेरी गुड। सो चेस्ट कैविटी इज बाउंडेड बाय रिब केज, बाउंडेड बाय रिब केज। साइड साइड में तो तुम्हारा रिब केज हो गया, नीचे भी तो कोई बाउंड्री होगी। डायफ्राम, डायफ्राम, डायफ्राम। नीचे क्या है? डायफ्राम है। कोई प्रॉब्लम? अब इसको इमेजिन करो, ये तुम्हारा चेस्ट कैविटी है, बाउंडेड बाय रिब केज साइड में, और नीचे तुम्हारा ऐसा डायफ्राम होता है। डायफ्राम का शेप क्या है? डोम शेप बोलते हैं। इट इज डोम शेप। इस बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम है? और यहां पे तुम्हारा क्या है? लंग्स, टू लंग्स लोकेटेड इन रिब केज। ठीक है, फनी तो कुछ नहीं है, बट ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब देखो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में होता क्या है। इनहेलेशन मतलब इन, ऑक्सीजन जब हम लोग अंदर लेते हैं, ठीक है, दैट इज योर इनहेलेशन। तो इनहेलेशन में क्या होगा, हमें ऑक्सीजन अंदर चाहिए, तो हमें अंदर जगह भी तो चाहिए ऑक्सीजन लेने के लिए। तो क्या होगा, बॉडी के अंदर चेस्ट कैविटी में एक्सपेंशन होता है। ऑक्सीजन अंदर चाहिए, ऑक्सीजन एक्सपैंड किया, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड किया, ऑक्सीजन अंदर गया, है ना। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरैसिक कैविटी, द चेस्ट कैविटी इज आल्सो नोन एज योर thoracic cavity, ठीक है, upper portion is also known as thorax, hence thoracic cavity. So during inhalation the thoracic cavity, that is your chest cavity, expands. जब हम लोग सांस लेंगे तो ये जो चेस्ट कैविटी है, जो इतना सा था वो एक्सपैंड होके इतना हो गया, बड़ा हो गया, ऐसे एक्सपैंड कर गया, बता रही हूँ। तो द thoracic cavity of the chest cavity expands, साइडवेज एक्सपेंशन हो गया, जगह मिल गया। नीचे भी तो एक्सपेंशन चाहिए, तो नीचे क्या होता है, जो डायफ्राम ऐसे डोम शेप का था वो ऐसे फ्लैट हो जाता है, तो डायफ्राम भी ऐसे फ्लैट हो गया, अंदर चेस्ट के कैविटी में स्पेस बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया। अब जब थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड करता है तो क्या होगा तुम्हारे रिब्स के साथ, रिब्स लिफ्ट अप करेगा, रिब्स ऊपर की तरफ जाएगा, तो रिब्स लिफ्ट अप, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट इन शेप, ये फ्लैट हो जाता है। इससे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीजेस एंड एयर एंटर्स द लंग। समझ में आया इनहेलेशन कैसे होता है? मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम? लंग्स एक्सपैंड करेगा और तुम्हारा ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा, दैट इज योर इनहेलेशन। कोई प्रॉब्लम? अब एक्सेलेशन पढ़ेंगे। एक्सेलेशन, एक्सेलेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना है, ठीक है। तो जब हमें गैसेस को, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग बाहर भेजते हैं तो थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब अंदर से ऐसे प्रेशर, हाँ, जब अंदर से ऐसे प्रेशर डालेंगे तो ही ना अंदर की चीज बाहर आएगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना। तो थोरैसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसका उल्टा होगा, क्या हो रहा है, रिब्स मूव डाउनवर्ड, रिब्स नीचे की तरफ जा रहा है, डायफ्राम अपना डोम शेप वापस ले लिया, वॉल्यूम ऑफ लंग डिक्रीजेस, लंग का वॉल्यूम कम हो गया, एंड एयर एग्जिट्स फ्रॉम द लंग्स। समझ में आया इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है? इसको लिख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ओवरऑल रेस्पिरेशन में हमने दो चीजें पढ़ा, क्या, सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसे होता है डायग्राम में समझाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारा लंग्स है, ये प्रोसेस है तुम्हारा इनहेलेशन का। इनहेलेशन में क्या हो रहा है, एयर इज रशिंग इनटू द लंग्स, एयर अंदर जा रहा है। तो जब एयर अंदर जाएगा तो यहाँ पे देखो, ये जो रिब्स है, ये रिब्स रेज हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, रिब्स रेज हो गया। और ये जो डायफ्राम है, दिस इज पुल्ड डाउनवर्ड्स, जो डायफ्राम नीचे की तरफ पुल हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये फ्लैट। जब फ्लैट हो जाएगा तो एयर फिर अंदर चला जाएगा, दैट इज योर इनहेलेशन।
फिर एयर मूविंग आउट ऑफ द लंग्स दैट इज एक्सहेलेशन, इसमें क्या होगा, रिब्स विल रिटर्न टू नॉर्मल पोजिशन, ठीक है। डायफ्राम विल आल्सो रिटर्न टू इट्स नॉर्मल शेप, व्हाट इज द नॉर्मल शेप ऑफ डायफ्राम, डोम शेप, hence relaxed muscle of डायफ्राम, और ये पीछे तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम है, आगे ट्रेकिया, दैट इज डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी चीज को जो अभी मैंने बताया कि ऑक्सीजन एल्वियोली तक आ गया है, अब उस ऑक्सीजन को कहाँ जाना है, ब्लड में, एंड इवेंचुअली कहाँ जाना है, सेल्स में जाना है, टिश्यूज में जाना है, सेल्स में जाना है। तो अब देखो आगे क्या हो रहा है, एल्वियोली से ऑक्सीजन जाना है ब्लड में, और ब्लड से टिश्यूज में जाना है, ठीक है। एल्वियोली, एल्वियोली, ब्लड, ब्लड से टिश्यूज, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, टिश्यूज से ब्लड में आना है, और ब्लड से एल्वियोली में जाना है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ये देखो हो कैसे रहा है, एयर रिच इन ऑक्सीजन जो भी एल्वियोली में प्रेजेंट है वो तुम्हारे ब्लड में चला गया, एल्वियोली ब्लड एक्सचेंज हो गया, ठीक है। एक्सचेंज होने के बाद ब्लड में चला गया, तो बेसिकली एल्वियोली से एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन वो ब्लड में चला गया। अब क्या होगा, ये जो ब्लड है, इस ब्लड के आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। ब्लड के रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, गैसेस के साथ मिक्स करता है और टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ेगा, हीमोग्लोबिन को HB लिखते हैं शॉर्ट में, हीमोग्लोबिन जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज द ट्रांसपोर्ट फॉर्म, ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा और कहां पहुंचेगा, टिश्यूज तक, ठीक है। टिश्यूज में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को डिलीवर कर देता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ लेता है। तो एयर रिच इन ऑक्सीजन ब्लड में आया, बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स, ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, उसमें ये बाइंड कर जाता है, और फिर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड थ्रू ब्लड वेसल्स इन टिश्यूज, फिर टिश्यूज में पहुंचता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा, बोलेगा तुम जाओ, और ये टिश्यूज में पहुंच जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, अब टिश्यूज में आओ, ये एल्वियोली में बात हुआ, ठीक है। हमने सांस लिया, सांस सबसे पहले नॉस्ट्रल्स में गया, एयर ऑक्सीजन रिच, नॉस्ट्रल्स के बाद कहां जा रहा है, पैसेज बताओ, नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, pharynx, larynx, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल्स, एल्वियोली, लास्ट में एल्वियोलाई तक पहुंचा। एल्वियोलाई को क्या करना है, ऑक्सीजन को ब्लड में देना है, तो ब्लड वेसल्स होंगे वहां पे जिसमें ब्लड घूम रहा होगा, तो एल्वियोलाई क्या कर दिया, ऑक्सीजन किसको दे दिया, ब्लड को, तो एल्वियोलाई ऑक्सीजन दे दिया ब्लड को। अब इस ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो ब्लड के रेड ब्लड सेल वाले कंपोनेंट में होता है हीमोग्लोबिन, सुने हो कभी हीमोग्लोबिन कम है, वो वाली हीमोग्लोबिन, तो ये रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ा है तो क्या बोल रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड में घूमता है, ब्लड में घूमता है और टिश्यूज तक डिलीवर हो जाता है। कुरियर मैन का काम कर रहा है हीमोग्लोबिन, टिश्यूज को डिलीवर कर देगा और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, समझ। अब सुनो क्या हो रहा है, अब टिश्यूज ने अपना सेलुलर रेस्पिरेशन कर लिया, टिश्यूज ने सेलुलर रेस्पिरेशन कर लिया। अब टिश्यूज सेलुलर रेस्पिरेशन करने के बाद क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, किसको देगा, ब्लड को। अगेन ब्लड के रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, टिश्यू से चल रहा है बात, अब कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, दिस कंपाउंड इज नोन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वापस जाएगा तुम्हारे एल्वियोली में, एल्वियोली कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और फिर एक्सहेलेशन हो जाएगा, समझ में आया। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन,
तो ज्यादा टीडियस तो नहीं है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन ब्लड, ब्लड में वो तुम्हारे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, फिर वो एल्वियोली तक आता है, एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है हीमोग्लोबिन एंड इट इज रिलीज्ड इन एल्वियोलर सैक और नॉस्ट्रल से बाहर आ जाता है। दिस इज फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोली। अब हम लोग लैंड में रहते हैं, है ना, वाटर एनिमल्स भी तो होंगे, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए। तो हम लोग जो ऑक्सीजन यूज करते हैं उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बोलते हैं, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, हम लोग जो ऑक्सीजन यूज करते हैं दैट इज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन यूज करते हैं उसको हम लोग डिजोल्व ऑक्सीजन बोलते हैं। डिजोल्व ऑक्सीजन मतलब हाँ, पानी में मिला हुआ है, घुला हुआ है, सो दैट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। सो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यूज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। क्लियर? नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बहुत सिंपल है, इतना कुछ नहीं होता, वेरी सिंपल। रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होगा, स्टोमेटा, लेंटिसल्स एंड जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स। लेंटिसल्स इन स्टेम्स, जैसे स्टोमेटा पोर्स प्रेजेंट होता है लीव्स में, वैसे लेंटिसल्स आर अगेन पोर्स प्रेजेंट इन द स्टेम। और रूट के, हाँ, स्टेम्स कभी देखना किसी पेड़ की, रूट से जब वाटर अब्सॉर्ब होता है तो कुछ रिलीज भी तो हो रहा होगा ना, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम तो तुम्हारा स्टोमेटा से होता है। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन में ज्यादा कुछ नहीं होता, गैसेस एक्सचेंज होती है। कहाँ से होती है, स्टोमेटा, लेंटिसेल्स एंड जनरल सरफेस ऑफ लीव्स। इसी के साथ रेस्पिरेशन खत्म हुआ।